दोस्तों, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना से रिलेटेड जो वीडियो हमने पोस्ट किया था उसे आप सबने बड़ा प्रेम दिया और उसके बाद आप में से बहुत सारे लोगों ने ये पूछा है कि सर कैग की रिपोर्ट्स के बारे में बताइए। आज मैं आपको कैग की इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स के बारे में बता रहा हूं। ध्यान ये रखना है कि मैं 2025 और 26 की कैग की रिपोर्ट के बारे में भी बताऊंगा, जिससे आपको यह पता चलेगा कि यूपीए गवर्नमेंट के समय भ्रष्टाचार और स्कैम्स के बहुत सारे खुलासे हो रहे थे और प्रेजेंट गवर्नमेंट जो है इनके समय कुछ खुलासे हुए हैं क्या। लास्ट तक जुड़ना है आपको इस वीडियो से, क्योंकि आज ऐसे खुलासे इस वीडियो के माध्यम से होंगे कि आप अपनी सीट से उछल जाएंगे। आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, भारत में कैग यानी कॉम्प्ट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट कई बार देश की राजनीति और शासन व्यवस्था में भूचाल ला देती है। जब भी कैग सरकारी खातों और योजनाओं की गहराई से जांच करता है तो फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज यानी वित्तीय अनियमितताएं सामने आती हैं और हैरान कर देने वाले घोटालों का पर्दाफाश होता है। लेकिन पिछले कुछ वर्षों में कैग की रिपोर्ट आ रही है और अपोजिशन इस बारे में बात भी नहीं कर रहा है। मामला क्या है? भारतीय इतिहास में कैग की रिपोर्ट के आधार पर सबसे चौंकाने वाले मामलों के बारे में आज हम पड़ताल करने जा रहे हैं। सबसे पहला मामला लीजिए, 2G स्पेक्ट्रम केस 2010 में आया था। यह भारत के इतिहास की सबसे चर्चित कैग रिपोर्टों में से एक है। उस समय कैग थे विनोद राय साहब और उनकी रिपोर्ट ने सनसनी फैला दी थी। कैग की रिपोर्ट में अनुमान लगाया गया था कि सरकार द्वारा नियमों को ताक पर रखकर 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस पहले आओ पहले पाओ के आधार पर बांट दिया गया था और उससे देश की सरकार को लगभग 1 करोड़, रिपीट करूं, और उस समय देश की सरकार को लगभग 1.7 लाख करोड़ रुपए के अनुमानित नुकसान यानी प्रिजम्पटिव लॉस हुआ था। इस रिपोर्ट के बाद तत्कालीन दूरसंचार मंत्री थे ए राजा, उनको इस्तीफा देना पड़ा था और जेल जाना पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने 122 लाइसेंस रद्द भी कर दिए थे। फिर आता है कॉमनवेल्थ घोटाला। 2011 का ये स्कैम है। साल 2010 में दिल्ली में कॉमनवेल्थ गेम्स हुए थे। कैग की रिपोर्ट से खुलासा हुआ था कि इस खेल के नाम पर कई सारी लूट हुई। रिपोर्ट में यह भी दिखाया गया था कि कैसे कुछ सैकड़ों रुपए की चीजें जैसे कुर्सियां प्लास्टिक की 250 से 300 रुपए में आ जाती हैं, लेकिन वो 4-4 हजार रुपए के किराए पर डे के किराए पर लाई गई थी। तो सैकड़ों रुपए कीमत की चीजें हजारों रुपए के किराए पर ली गई थी। विदेशी कंपनियों को बिना किसी टेंडर के महंगे ठेके दे दिए गए थे। खेल गांव के निर्माण में भारी वित्तीय हेराफेरी हुई थी और इस सब के चलते देश की साख को तो बट्टा लगा था और हजारों करोड़ रुपए हवा हो गए थे। फिर इसके बाद 2012 का कोल ब्लॉक आवंटन जो है, जिसको कोल गेट कहा जाता है, यह मामला आया था। 2G घोटाले के ठीक 2 साल बाद कैग ने बड़ा वित्तीय विस्फोट कर दिया, फाइनेंशियल बॉम्बिंग। चौंकाने वाला खुलासा यह हुआ कि 2004 से 2009 के बीच बिना किसी पारदर्शी नीलामी, कॉम्पिटिटिव बिडिंग के निजी कंपनियों को कौड़ियों के भाव कोल ब्लॉक्स आवंटित कर दिए गए। इससे निजी कंपनियों को करीब 1.86 लाख करोड़ रुपए का फायदा हुआ। मतलब सोचिए कि ये जो करप्शन हो रहे हैं ये सैकड़ों हजारों रुपए के नहीं है, लाख करोड़ रुपए के हैं और सरकारी खजाने को बड़ा नुकसान पहुंचाया गया। इस खुलासे के बाद हुआ क्या? सुप्रीम कोर्ट ने 1993 से आवंटित हुए लगभग 214 कोल ब्लॉक्स के आवंटन को अवैध घोषित कर दिया और उसे रद्द कर दिया। फिर एक आपने सुना होगा आयुष्मान योजना। 2023 में पता है क्या हुआ आपको? कैग ने परफॉर्मेंस ऑडिट रिपोर्ट की और केंद्र सरकार की सबसे बड़ी योजना आयुष्मान भारत PMJ में हैरान कर देने वाली तकनीकी गड़बड़ियों और विसंगतियों को पकड़ा। ऑडिट में पता चला कि इस डिजिटल सिस्टम में भारी कमियां थी। डेटाबेस के अनुसार जो 3446 मरीज पहले ही मर चुके थे, उनके इलाज के नाम पर अस्पतालों को 6.97 करोड़ रुपए का भुगतान कर दिया गया। दोस्तों, एक ही नंबर पर लाखों लाभार्थी थे, बेनिफिशियरी थे। चौंकाने वाली बात यह थी कि करीब 7.5 लाख बेनिफिशियरीज, इन सब का एक ही मोबाइल नंबर था। और नंबर भी बता दूं आपको मैं, 99999999 9999999। कैसे संभव है? इसी नंबर पर कितने लाभार्थी, मैं आपको वापस नंबर बोल दूं, 7.5 लाख बेनिफिशियरी सिर्फ इस एक नंबर पर रजिस्टर थे। ये साफ दिखाई पड़ता है कि ये बहुत बड़ा स्कैम है, जिसके बारे में ना तो अपोजिशन बात कर रही है, ना पार्लियामेंट में कोई बहस हो रहा है, ना ही आम जनता के सामने ये बात है। फिर द्वारका एक्सप्रेसवे बना, आपने सुना होगा 2023 में।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय जो है, जिसे NHAI कहा जाता है, इसके तहत चल रहे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को लेकर सीएजी ने गंभीर सवाल उठाए। चौंकाने वाला खुलासा किया सीएजी ने कि दिल्ली गुरुग्राम को जोड़ने वाली द्वारका एक्सप्रेस के निर्माण में लागत की भारी विसंगतियां सामने आई हैं। CCEA द्वारा स्वीकृत योजना के तहत इस सड़क को बनाने की अनुमानित लागत लगभग 18.2 करोड़ रुपए प्रति किलोमीटर तय थी, लेकिन असल में निर्माण में यह लागत बढ़कर 250 करोड़ प्रति किलोमीटर पहुंच गई। लागत में इतने गुना की बढ़ोतरी चौंकाने वाली नहीं दिखती आपको? प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के बारे में तो मैंने बताया ही लास्ट वीडियो में। दिसंबर 2025 में कैग ने खुलासा किया। परफॉर्मेंस ऑडिट में सबसे हैरान कर देने वाली डेटा फ्रॉड सामने आया। चौंकाने वाला खुलासा क्या था कि 2015 से 2022 के बीच योजना के लगभग 95% लाभार्थी बेनिफिशियरियों के कार्ड जो थे, उनके जो रिकॉर्ड थे, वो फर्जी पाए गए, अवैध पाए गए या गायब पाए गए। भुगतान के लिए जो बैंक अकाउंट नंबर दिए गए थे, उनकी जगह 123456 या 11111 या नल जैसे डमी शब्द लिख दिए गए थे। करीब 1 करोड़ उम्मीदवारों के डेटा में एक ही फोन नंबर और ईमेल आईडी शेयर की गई। इसके अलावा ट्रेनिंग पार्टनर्स ने कागजों पर 31 फरवरी जैसी काल्पनिक तारीखों को भी ट्रेनिंग आयोजित करने का दावा कर दिया। मतलब अरे मूर्खों, अगर आप कोई एक डेटा बना रहे हो फर्जी, तो डेट का तो ध्यान रखो। 31 फरवरी कौन से साल में 31 फरवरी आती है? इससे करोड़ों रुपए की चपत सरकार को लगी है। और सरकार का मतलब आपका मेरा जेब है, ये ध्यान रखना है। सरकार का मतलब कोई अपने घर से पैसा नहीं ला रहा, भूलना नहीं है इस बात को। फिर आते हैं 2026 में हेल्थ सेस का गायब होना। एक बड़ी चौंका देने वाली बात है। देश के स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे के लिए वसूले किए जाने वाला सेस, जिसे उपकर कहा जाता है, के पैसे को लेकर भी कैग ने सरकार पर सवाल खड़े किए हैं। सरकार ने फाइनेंशियल ईयर 2018-19 और 24-25 के बीच कुल 96,627 करोड़ रुपीस का हेल्थ सेस इकट्ठा किया, लेकिन उसमें से केवल 46,554 करोड़ ही प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि यानी PMSSN में ट्रांसफर हुए। बाकी कहां गए? और बाकी कितने हैं? 50,000 करोड़ रुपीस, लगभग 52%। ये तो निर्देशित फंड में पहुंचे ही नहीं, उन्हें बाहर ही रखा गया, जिससे ग्रामीण और आदिवासी क्षेत्रों में अस्पताल और स्वास्थ्य केंद्र अपग्रेड होने से रह गए। कौन इसका हिसाब देगा? कौन जवाब देगा? दोस्तों, केंद्रीय खातों में 12,754 करोड़ रुपए का गलत वर्गीकरण सामने आया है और यह अप्रैल 2026 की कहानी है। सरकारी बजट और खातों को पारदर्शी तरीके से मेंटेन न करने का मामला भी सामने। चौंकाने वाला खुलासा यह था दोस्तों कि फाइनेंशियल ईयर 24-25 में जो सेंट्रल अकाउंट्स हैं, उनकी ऑडिट में पाया गया कि 12,750 करोड़ रुपीस, ये जो राशि है, ये गलत हेड यानी मिस क्लासिफिकेशन में बुक कर दिया गया। इसके अलावा सरकार ने विभिन्न योजनाओं के तहत खर्च किए 54,000 करोड़ के उपयोग प्रमाण पत्र यानी यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट्स जमा ही नहीं किए। और इसमें से कुछ तो 1985 से 86 मतलब 1985-86 से लंबित हैं। और बिना यूसी के ये पता लगाना नामुमकिन है कि पैसा सही जगह खर्चा हुआ है या नहीं। और आपको एक खुलासा बता दूं लास्ट, टेलीकॉम ऑपरेटर से पेनल्टी रिकवरी में ढिलाई बरती है सरकार ने। कैग ने खुलासा किया है कि डिजिटल कस्टमर वेरिफिकेशन के नियमों का उल्लंघन करने वाले टेलीकॉम जो ऑपरेटर्स हैं, 2022-23 से 24-25 के बीच 143 करोड़ रुपए का इन पर जुर्माना लगाया गया। लेकिन कैग की रिपोर्ट में खुलासा होता है कि सरकार इसमें से केवल 25% यानी कि 36 करोड़ वसूल पाई है, जबकि 160 करोड़ रुपए की पेनल्टी वसूल करना बाकी है, जिससे नियम तोड़ने वालों पर कोई असर नहीं पड़ रहा और वो अपनी मस्ती में मस्त हैं। दोस्तों, अगर ऐसे खुलासों पर बात करता रहूं तो ये दिन निकल जाएगा, लेकिन ये खुलासे पूरे होंगे नहीं। ये जो बातें मैं आपको बता रहा हूं, ये बातें मैं नहीं बता रहा हूं, ये बातें वो हैं जो कैग की रिपोर्ट से सामने आई है, सीएजी की रिपोर्ट पर, और ये सारी बातें ऑनलाइन सीएजी की पोर्टल पर अवेलेबल मिलेंगी। कमाल की बात क्या है पता है? क्यों ये चीजें ठीक नहीं हो रही हैं, क्यों सरकार पब्लिक अकाउंटेबल नहीं है? उसका कारण है कि साल भर 5 साल हमारे मुद्दे क्या होते हैं? ठीक सड़क, बिजली, पानी, सस्ता गैस, डीजल, पेट्रोल, हम इन सब के लिए लड़ते रहते हैं। लेकिन चुनाव के समय जाति, धर्म और कुछ छोटी मोटी बातें ये हावी होती हैं। आइए कैग की रिपोर्ट को बहस का मुद्दा बनाते हैं, इस पर चर्चा करते हैं, क्योंकि ये पैसा आपका और मेरा पैसा है। और ये जो कैग है ना, ये कैग है गार्जियन पब्लिक पर्स का, आपके और मेरे जेब का संरक्षक ये कैग है, जो अपनी ऑडिट रिपोर्ट में ये बातें लेकर के आ रहा है। क्या कार्यवाही हुई है, इसका जवाब कौन देगा? किनको जिम्मेदार ठहराया गया है, ये जवाब कौन देगा? और जिम्मेदारों को जगाया कब जाएगा, इसका जवाब कौन देगा?
आइए आप और मैं मिलकर सवाल पूछते हैं, सवाल उठाते हैं, क्योंकि प्रश्न उठाया जाएगा तो उत्तर अपने आप चल कर आएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंटली अपना खूब ख्याल रखना है और जुड़े रहना है आपको अपने फेवरेट प्लेटफॉर्म विधिक शिक्षा से। नमस्कार, जय हिंद।